पहला आर्टिकल देखते हैं, ग्रेट अंडमान ग्रेट निकोबार के अंदर में एक प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे आपको दिखाने के सिर्फ पहले मैं मैप पर दिखाता हूँ। अगर ये देखेंगे, ये पूरा का पूरा है अंडमान एंड निकोबार का प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है, आप ऊपर देखेंगे ये क्या है, आपका अंडमान है, और इधर की तरफ में क्या है, ये निकोबार है। तो इनको कौन सेपरेट कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है 10 डिग्री चैनल, इसको क्या कहता है, सेपरेट करता है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, यहाँ का सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए ग्रेट निकोबार ये रहा। दूसरा यहाँ पर देखिए बैरन आइलैंड वोल्केनो, यहाँ से रिलेटेड यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पुराना मैप है तो नाम अपडेटेड नहीं है। हैवलॉक, आपको पता है कि यहाँ पर 3 आइलैंड्स के नाम हमने क्या किए हैं, चेंज किए हैं। रॉस बॉस याद है, शहीद द्वीप याद है ना, तो प्लीज इन नेम को भी क्या करिएगा, मैप कर लीजिएगा, और उनको भी नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ ऐसे करके मैप कर लीजिएगा। क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि ऐसे नाम आपको दे देंगे, इनको अरेंज करिए नॉर्थ से लेकर साउथ के अंदर में। तो अगर मान के चलिए आपको ये नहीं पता कि लिटिल अंडमान बिल्कुल साउथ में आता है, आप कंफ्यूज जाएंगे। जैसे ग्रेट निकोबार बिल्कुल साउथ के अंदर में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है, ये लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमारे प्यारे भारत को देखेंगे तो अगर यहाँ पर आप जाएंगे तो ये देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इधर आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से आएंगे। ठीक है, अगर आप इधर की दूसरी तरफ से देखेंगे, अगर आप और भी मतलब ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो चाइना के ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने कहा कि हम ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज समझिए, क्या यहाँ से जब आप कहीं पर कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा कंसर्न आता है एनवायरमेंट का। क्या, एनवायरमेंट का। प्लस में ये तो लोकेशन ही ऐसी है, अपने आप में क्या है, आइलैंड है। अब आइलैंड के आसपास में आप जानते हैं कि कैसे ज्यादा इकोलॉजी होगी, यहाँ का यूनिक एनवायरमेंट होगा, यहाँ पर फ्लोरा फौना अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर एक गैलेथिया बे नाम का एक नेशनल पार्क है। प्लीज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, गैलेथिया बे नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो अगर पूरे उसमें आ जाए अंडमान एंड निकोबार तो आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार में, और अगर टू बी प्रिसाइज बिल्कुल स्पेसिफिक आए तो ग्रेट निकोबार के अंदर में है। एंड गैलेथिया बे नेशनल पार्क में जाइंट, जाइंट का मतलब बड़े, लेदर बैक टर्टल, क्या जैसे आप ऑलिव रिडले टर्टल पढ़ते हो, ऐसी एक टर्टल है लेदर बैक टर्टल, उसकी जो बैक है वो लेदर की तरह लगती है, तो उसको हम लेदर बैक टर्टल बोलते हैं। तो ये क्या है, उससे रिलेटेड है। तो आपने जब यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कंसर्न उठाया कि यहाँ का एनवायरमेंट क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या करने की बात की है। जैसे देखिए, ग्रीन फील्ड सिटी बनाई जाएगी, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब क्या, बिल्कुल शुरुआत से जीरो से उसको शुरू किया जाए। देखिए प्रोजेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होता है कि पहले से कुछ छोटा मोटा वहां पर अपडेट हो चुका होता है, आप उसको क्या करते हैं, अपग्रेड करते हो, उसको यूज करना शुरू करते हो। और ग्रीन फील्ड के अंदर में क्या होता है, बिल्कुल आप रॉ से यानी कि फ्रेश शुरुआत करते हो। तो ग्रीन फील्ड प्लस में पावर प्लांट लगाया जाएगा, टाउनशिप लगाया जाएगा। अब ये क्या है, इतनी सारी डेवलपमेंट है, प्लस में आप उसकी लोकेशन देख रहे हैं दो पर्सपेक्टिव से, दो पर्सपेक्टिव से। एक, आप सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो वहां पर प्रेजेंस होना जरूरी है। लेकिन अगर वहां पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो वहां का जो नेचुरल इकोसिस्टम है, क्या वहां का जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके ऊपर में क्या पड़ सकता है, इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको एक और चीज पता होगी, जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए क्या होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। ये चीज आपको पता होगा, इसके लिए हम बोलते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, है ना, इसका क्लियरेंस लेते हैं। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको क्लियरेंस दे दिया, फिर किसी ने पिटिशन डाली एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर में। एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को अभी क्या किया है, स्टे किया है, हॉल्ट किया है। एंड साथ में ये कहा है कि भाई साहब, जो क्लियरेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई है उसको स्टडी किया जाए दोबारा से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दीबाजी में क्लियरेंस दे दी गई है, जिसके कारण में एक्चुअल में यहाँ के एनवायरमेंट के ऊपर में सही मायने में इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पूरी की पूरी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, ये देख सकते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, एक पैनल सेटअप किया है जो रिविजिट करेगा जो क्लियरेंस दिया गया है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को। तो मैंने आपको पहले इसलिए सबसे पहले बताया कि आप ये देखिए 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर आप बहुत सारे क्या करने वाले हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड में डेवलपमेंट करने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यहाँ पर जो स्पीशीज हैं, कई सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ये भी चीज देखें। और यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ का अगर आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग बर्ड्स आती हैं नेस्टिंग के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड और जो बिल्कुल हमें नहीं पता, अभी हो सकता है अभी तक ऐसे कई सारे ट्राइब्स यहाँ पर रहते हों जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो वहां पर अगर जैसे एक और चीज, गैलेथिया बे प्लीज याद रखिएगा, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर इस लेवल पर अगर हम डेवलपमेंट कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इन सभी के ऊपर में इसका इंपैक्ट पड़े। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने इंपैक्ट असेसमेंट कर लिया है और उसके अंदर में हमने पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया है। और एनजीटी ने इसी प्रोजेक्ट के अंदर में जो क्लियरेंस मिला है उसको रिविजिट करने के लिए एक और पैनल बनाया। क्लियर है, ऑर्डर दिया है। तो क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर में, उन्होंने कहा है कि भाई साहब 2 महीने के अंदर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, चले
ठीक है। हाँ, उन्हें बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं, बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं। अब अगर मान के चलिए, अब मैं छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करिए। जैसे मान के चलिए आप टर्टल की बात कर रहे हो, बर्ड्स की बात कर रहे हो, तो उनका ना अगर मान के चलिए कि एक नेचुरल बीच है, तो वहाँ पर उनकी जो क्या नाम है, वहाँ पर विज़िट करने का जो उनके पास में कॉन्सेप्ट है, जो उनके पास है नेविगेशन, अपना खुद का सिस्टम है जो उनके बॉडी के अंदर में है, वो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट अगर वहाँ पर थोड़े से चेंजेज़ होते हैं, तो क्या पड़ेगा? उनके नेविगेशन जो उनका सिस्टम है उसके ऊपर में असर पड़ता है, आप सभी जानते हैं कि पहली बात तो ये। दूसरा आप ये देखेंगे, हो सकता है यहाँ से वहाँ का टेम्परेचर क्या हो, इन डेवलपमेंट्स के कारण इंक्रीज़ होना शुरू हो। यानी कि नेचुरल टेम्परेचर में डिफरेंस पड़ रहा है, तो भी असर पड़ सकता है। हो सकता है वहाँ का जो ओशन है, उसके पानी में भी क्या है, टेम्परेचर के अंदर में क्या हो, डिफरेंस आए, तो वहाँ पर जो स्पीशीज़ उसके अंदर में रह रही हैं, उनके ऊपर में असर पड़ेगा। तो अगर आप कोई डेवलपमेंट या ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर में कहीं ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े, जो इर्रिप्लेसेबल एंड इर्रिवर्सिबल हो। तो उसको भी ध्यान में रखकर हमेशा किया जाता है और ये चीज़ आपने पढ़ी है, ठीक है? तो ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर में मेगा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और याद रखिएगा सदर्न पॉइंट है, मैंने ऑलरेडी मैप पर आपको दिखाया, ये क्या है, सदर्न पॉइंट है, ठीक है? गैलेथिया बे नेशनल पार्क, यहाँ पर प्रीलिम्स के फैक्ट है। कंसर्न समझ में आ रहा है आप सभी को? और यहाँ पर क्या है, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी कि इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाइना का ही नाम पढ़ें, तो चाइना के पर्सपेक्टिव से आप ये देखिए कि चाइना का जितना ट्रेड होकर गुजरता है, वो श्रीलंका और ये अंडमान वाले रूट से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि अगर ट्रेड छोड़ दीजिए, अगर आप सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? चाइना के प्रति डिटरेंस को स्थापित करने के लिए। तो ये भी चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि लिटिल अंडमान, क्या लिटिल अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर के बीच में कौन सा पैसेज है, या डंकन पैसेज कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज याद रखिएगा, ये रहा डंकन पैसेज। ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे 10 डिग्री चैनल से आज तक पूछा जा चुका है, तो आपसे कभी पूछा जा सकता है, जैसे 9 डिग्री चैनल से पूछा जा चुका है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या है, डंकन पैसेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो किसको करता है, आपको कह देंगे कि ये क्या करता है, ग्रेट निकोबार, और क्या करता है आपका कार निकोबार आइलैंड, उसके बीच में क्या करता है, डिफरेंस करता है। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं ये कहाँ पर है, ऊपर की बात कर रहा है, अंडमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज आपसे ऐसे कह दें कि कार निकोबार, ग्रेट निकोबार एंड साथ में लिटिल निकोबार, इनको क्या करिए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना शुरू करिए। तो आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशन, प्लीज इनके मैप पर लोकेशन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलें, तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में अगर देखें, यहाँ पर 836 छोटे बड़े आइलैंड्स आपको नजर आते हैं, जो कि फैले हुए हैं 2 ग्रुप्स के अंदर में। एक ग्रुप है आपका जिसको बोलते हैं अंडमान, और एक ग्रुप है आपका बोलते हैं जिसको निकोबार, और इसके बीच में जो डिफरेंस करता है उसको बोलते हैं हम क्या, 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ग्रेट निकोबार क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार का, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। चलें, किसी को भी कोई डाउट? हाँ, ये थोड़ा सा मैप पर लोकेशन को क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा विजिट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शॉम्पेन ट्राइब्स, निकोबारीज ट्राइब, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, अब उसके बारे में पढ़ लीजिए, या कुछ मतलब सारे नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉर्थ से शुरू हुआ, फिर मिडल हुआ, फिर साउथ हुआ, फिर लिटिल हुआ। अब यहाँ पर देखिए, कार निकोबार, फिर उसके बाद लिटिल, फिर उसके बाद में क्या, ग्रेट निकोबार, ऐसे पता चलना बस, मैं आपको पता होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो 2010 में बनी थी, एक्ट के द्वारा बनी है, पहली बात, ठीक है। कहाँ पर है इसकी प्रिंसिपल सीट, न्यू दिल्ली के अंदर में, बट इसके रीजनल सीट्स भी हैं, कहाँ पर है, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई में। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ ओनली इन दिल्ली, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। अगर कोई केस इनके पास में फाइल किया जाता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस, दिक्कत क्या थी कि सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इतने केसेस जाएंगे तो वो नॉर्मल केसेस कब करेंगे, जो क्रिमिनल केसेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनको कब देखेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, 2010 के अंदर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अलग से बनाया गया कि एनवायरमेंट वाला जो कंसर्न है उसके रिलेटेड केसेस को अलग तरीके से वहां पर सॉल्व करें। प्लस में जैसे नॉर्मल केसेस हैं, भाई क्रिमिनल केस है वो तो 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9 साल चलता रहता है। एनवायरमेंट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते ना, एनवायरमेंट का केस तो फास्ट एंड फॉरवर्ड होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कहा गया कि जो भी एप्लीकेशन आपके पास में आएगी उसको 6 महीने के अंदर में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है, 6 महीने के अंदर में कंप्लीट करना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 से बना है, एनवायरमेंट से रिलेटेड, कंसर्न से रिलेटेड बना है, 6 महीने में इनको अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करना होता है। तो इसके अंदर में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो याद रखिए, इसके अंदर में चेयरपर्सन होते हैं, जुडिशियल मेंबर भी होते हैं। अब क्योंकि एनवायरमेंट का मामला है तो इसके अंदर में एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, 5 साल तक होल्ड करते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और जो आपका चेयरपर्सन होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किसके साथ कंसल्ट करके, सीजीआई के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 10 से लेकर मैक्सिमम 20 तक फुल जुडिशियल मेंबर इसके अंदर में होते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड, फैक्ट सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी है, किसी को भी कोई डाउट इससे रिलेटेड? चलें, आगे आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल क्या करता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है।
ये रीजन। चले, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिस क्या करती है, जो रेट को डिसाइड करती है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इसकी मीटिंग हुई है और इन्होंने क्या किया है, रेट बढ़ाए नहीं है पहली बार, मतलब काफी समय से। इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि आप जानते हैं ग्रोथ वाला कंसर्न इस समय पर चल रहा है। कल ही मैंने पढ़ाया था और ये देखिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल कल भी हमने, अगर किसी को अगर रिलेशन समझना है तो कल जो हमने पढ़ा था उसको जाकर देख सकते हैं। जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हो दोस्तों, ग्रोथ के साथ में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। अब अभी 4 दिन पहले हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है, यानी कि जीडीपी की जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है उसको क्या है, कम किया है। यानी कि यहाँ से एक बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है कि आने वाले समय में ग्रोथ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। अब देखिए ये चीज समझिए, बहुत नेचुरल तरीके से समझिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे होंगे दोस्त, तो इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए तो इस्तेमाल होता नहीं है। जो लोन लेते हैं लोग वो सिर्फ खाने के लिए तो लेते नहीं है। जो लोन लिया जाता है वो बहुत सारी चीजों के लिए लिया जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है, कार के लिए लिया जाता है, बाइक के लिए लिया जाता है, आपके क्या में कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाने उसके लिए लिया जाता है, आपके क्या में बताइए होम लोन लिया जाता है। यानी कि यहाँ से हर चीज से क्या हुआ है, कंजम्पशन हुआ है। कंजम्पशन डायरेक्टली लिंक है आपकी इकोनॉमी के ग्रोथ से। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइक परचेस करते हो इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण में, तो क्या होगा, बाइक की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्या करेगी, और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और अगर वो और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी यानी कि वहाँ पर और ज्यादा जॉब क्रिएट होगी। तो ये चीज समझने की कोशिश करिए कि इंटरेस्ट रेट जो है जब किसी सेक्टर के ऊपर में कम होते हैं तो हर कोई उसको परचेस करने की कोशिश करता है ना। तो आप अगर मान के चलिए कह रहे हो कि हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि कंजम्पशन को कम करना है, यानी कि मनी सप्लाई को कम करना है, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इन सब सेक्टर्स को भी इंपैक्ट कर रहा है। इनके अंदर में कंजम्पशन के ऊपर भी इंपैक्ट कर रहा है, इनके अंदर में इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जाते हो, दो धारी तलवार होती है कि वो ग्रोथ को इंपैक्ट करता है। एंड गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टेटमेंट आप देखेंगे बार बार कहती है कि हमारे लिए इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ग्रोथ। क्यों, क्योंकि ग्रोथ से ही क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। एंड जॉब क्रिएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, ये समझिए। तो गवर्नमेंट का फोकस है ग्रोथ, लेकिन आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी क्या है भैया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये बहुत बड़ा एक समय पर डायलेमा चलता रहता है। तो अब क्या है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो आरबीआई है उसकी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के कारण अब हमारी इकोनॉमी के ऊपर धीरे धीरे इंपैक्ट पड़ने लग गया है। एंड अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमारी ग्रोथ के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए क्या किया आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने एक सुर में बोला कि भैया हमें कंजम्पशन को क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो रेट वो लगातार बढ़ा रहे थे इस बार उन्होंने उसे नहीं बढ़ाया है, यानी कि उसको पॉज किया है। किसी को भी एक और बहुत बड़ा इशू है कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रेन का कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे बारिश होगी, जैसे जैसे बारिश नहीं होगी, वो इम्पैक्ट करेगा फूड के प्राइसेस पे। और ये चीज आप देखिए, बहुत लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं जो बार बार आपको कहता हूँ कि हम जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं वो अल्टीमेटली पता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण है वो फूड है एंड फ्यूल है। क्या है, फूड है एंड फ्यूल है, ये दो कारण है। लेकिन अगर मान के चलिए महंगाई आपकी क्या नाम है बढ़ रही है और आप इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उनका इन दोनों से रिलेशन कुछ नहीं होता। अगर मान के चलिए आप महंगाई बढ़ा देते हो तो कोई खाना, मतलब क्या नाम है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कोई खाना तो बंद नहीं कर देगा, कोई आपका फ्यूल कंज्यूम करना तो बंद नहीं कर देगा, है ना। ये चीज याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि क्या हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है हमारे पास में, क्या वो काम करते भी हैं या नहीं करते, ये भी हमें समझना पड़ेगा। कंजम्पशन ये होता है कि आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, अगर लगातार 3 बार तक ये रहेगा तो जवाब देना पड़ता है किसको, आरबीआई को। क्योंकि आरबीआई के ऊपर में क्या है, ये जिम्मेदारी है। क्या है, जिम्मेदारी है कि भाई वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखें। एल नीनो और ला नीना आपका किससे रिलेटेड है, रेन पैटर्न से रिलेटेड है कि मानसून कैसा रहेगा, मानसून कैसा रहेगा। अगर मानसून ठीक नहीं होगा तो डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे पड़ता है। एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी और मेरी थाली से, और हमारी थाली में इन्फ्लेशन होता है, उसी को तो हम कहते हैं भैया महंगाई बढ़ गई, ट्रिगर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सभी से कहते हैं तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको छोटा सा, सरसों के तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि पहले हर घर के अंदर में कहीं ना कहीं सरसों की खेती होती थी, अब नहीं हो पा रही है। अब मैक्सिमम लोगों को क्या है, गन्ना, राइस, व्हीट, मेजरली मैं मेजर बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई ये कर रहा है, लेकिन मेजर तरीके से अगर ये देखा जाए तो इन्हीं तीन की खेती हो रही है। क्यों, क्योंकि यहां से आपको एमएसपी पे पैसा मिल रहा है, बात खत्म। तो ये भी इशू है कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी क्या है, इन्फ्लेशन के लिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। जैसे आप वेजिटेबल्स की बात करें, जैसे आप पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की बात करें, उनकी खेती में कमी आ रही है और इसी कारण से प्राइस के ऊपर में क्या है, इंपैक्ट पड़ता है। इसी कारण से उनकी प्राइस के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। तो आप यहां से एक इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट एक और लेकर जा सकते हैं। आप एक बार एग्जाम में आया था कि एमएसपी की पॉलिसीज, सब्सिडीज कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को इंपैक्ट करती हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न दोनों तरीके से इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज से कह दूं कि आप सभी को मैं इतना एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, आप सभी के सभी क्या करिए, मिलेट्स उगाएं, यानी कि मैंने आपको सब्सिडी, एमएसपी ये सब देना शुरू किया। तो क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे चेंज करेंगे, सारे के सारे किसान कोशिश करेंगे क्या करने की, मिलेट्स को उगाने की। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में देखा जाए तो खेती क्या होगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उगेगी, ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव ये होता है कि आप क्या करेंगे, एक ही उस चीज की क्या करेंगे, खेती करना शुरू कर देंगे। और मोनोक्रॉपिंग ये क्या है, अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा नुकसानदायक। तो ये भी चीज समझिए कि कैसे एमएसपी, कैसे सब्सिडीज पॉजिटिव डायरेक्शन में भी काम कर सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। और अल्टीमेटली मैं बार बार आपको कहता हूं, तो हमारे देश के अंदर में जो इन्फ्लेशन है वो किसके कारण में है, फूड एंड फ्यूल के कारण में। अब फूड जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, एग्रीकल्चर से। यानी कि अगर आपको इस वाली बीमारी का इलाज चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर के ऊपर में फोकस करना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको लगता है कि भाई बारिश से ये फसल खराब हो सकती है, तो हम वहां पर क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या कोई शेड बेस्ड या मतलब अलग अलग मैकेनिज्म। आप अगर मान के चलिए आपको लगता है इरिगेशन नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो उसके कारण में क्या होगा, यहाँ की फसल खराब हो सकती है, तो क्या हम इरिगेशन सिस्टम अलग लेकर आ सकते हैं।
ये वाला हो गया। अगर दूसरा अगर कॉन्सेप्ट देखें फ्यूल, अब फ्यूल, अब भाई रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, उसके कारण में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है ओपेक ने क्या किया, बहुत चालाक है ओपेक, वो किसी का सगा नहीं है। वो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब हम तो ऑयल के जो सप्लाई उसको और कट कर देंगे, प्रॉफिट कमाना है उनको, कट करेंगे यानी कि मार्केट में सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी यानी कि प्राइस दोबारा बढ़ेंगे, प्राइस दोबारा बढ़ेंगे यानी कि पैसा उनके पास में और ज्यादा आएगा। तो ये आपको अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है फ्यूल का, समझ रहे। और अगर फ्यूल जितना आप परचेस करेंगे इंपोर्ट करेंगे, गोल्ड आप जितना परचेस करेंगे इंपोर्ट करेंगे, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पे पड़ेगा, आपकी करेंसी के ऊपर पड़ेगा। और आपकी करेंसी के ऊपर पड़ेगा तो जो और चीजें जो आप इंपोर्ट करते हो वो महंगी हो जाएंगी। कई चीजें तो आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसको क्या यूज करते हो, एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हो, तो वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में। तो एक आंख मूंद कर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करना और उसके बाद में रेट्स को बढ़ा देना, ये भी सही नहीं है। और ये क्वेश्चन काफी समय से चल रहा है। क्लियर है, आज हमने शुरू किया है। तो ये वाला टॉपिक पढ़िए, लीगो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। लीगो क्या है, लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल, क्या है इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अब मैं आपको मोटा मोटा एक बात समझा दूं। पृथ्वी यानी कि ब्रह्मांड जब बना हमारा, ये कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ पर जीवन भी नहीं था, उस समय पर क्या हुआ था, दो ब्लैक होल्स आपस में क्या किए थे, कोलाइड किए थे। अब ब्लैक होल कोलाइड होने के बाद में वेव्स का संचार हुआ और एनर्जी का संचार हुआ। तो वो जो वेव्स थी आप सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स थी। अब क्या हुआ, इन ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना है, क्या करना है, स्टडी करना। अब इन ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए यूएस में डिटेक्शन सेंटर लगे हुए हैं, 2 डिटेक्शन सेंटर लगे हुए हैं। एक डिटेक्शन सेंटर कहां पर, इंडिया में लगाने की बात की गई। तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि ये एक डिटेक्शन सेंटर जो फैसिलिटी है कहां पर लगेगी, महाराष्ट्र में लगेगी। इससे क्या होगा, हम वर्ल्ड के सामने हमारा जो एडवांस साइंस के अंदर में जो एडवांसमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, आगे रख सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। प्लस में यहाँ पर जो फिजिक्स, ग्रेविटेशनल फिजिक्स के बारे में जो रिसर्च है, ट्रेनिंग है, उसके अंदर में हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए लीगो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वेव की ऑब्जर्वेटरी की बात की जा रही है। पहला तो पॉइंट ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर। अब देखिए होल और जो ब्लैक होल का क्रिएट होना, फिर बिग बैंग थ्योरी होना, जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसके कारण धीरे धीरे ये सारे के सारे प्लैनेट्स क्रिएट होते हैं, उस समय पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कई लोग तो ये भी, तो वहां पर क्या है, आप ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, जिससे क्या है आप और अच्छे से जो हमारा यूनिवर्स कैसे बना, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ये सब चीजों के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसके लिए क्या है, लीगो कहां पर, ऑब्जर्वेटरी कहां पर, आपके महाराष्ट्र के अंदर बनाने का अप्रूवल मिला है। चलो याद रखिएगा, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर में। इससे जो फिजिक्स की रिसर्च है उसको बढ़ावा मिलेगा, प्लस में यहाँ पर और सारी चीजों में बढ़ावा मिलेगा। तो लीगो क्या है, एक मैसिव ऑब्जर्वेटरी है जहां पर आप कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक, जिससे क्या होगा, इन ग्रेविटेशनल वेव के ऑब्जर्वेशन से हम और अच्छे से समझ पाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज को कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट के अंदर में ऑब्जर्वेटरी लगाने का पर्सपेक्टिव था। 2 कहां पर लगे हैं, यूएस के अंदर में लगे हैं, और एक कहां पर है, इंडिया के अंदर में, जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका कौन हेड कर रहा है इसके अंदर में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। दैट्स इट। तो साइंस एंड टेक से यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब आर्टिकल है चल रहा है इस समय पर, क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करिए। अभी तक आपने कंप्यूटर के ऊपर में अटैक होते हुए देखा होगा, अभी तक आपने अपने लैपटॉप पे मालवेयर अटैक के बारे में देखा होगा। एक बड़ा कंसर्न चल रहा है इस समय पर, मान के चलिए जैसे आप जो कान में लगाने वाले डिवाइस हो गया, इवन एक साउथ की जो मूवी आई थी कि उन्होंने क्या किया कि जो पेस मेकर होता है, हार्ट में लगा होता है, उसको हैक करके उसके हिसाब से कर लिया। मतलब वो बड़ी हाइपोथेटिकल मूवी थी, लेकिन ऐसा हो सकता है आने वाले समय कभी। तो ये क्या है, ये कहा जा रहा है कि जो कॉमन मेडिकल डिवाइसेस हैं वहां पर भी मैलवेयर का अटैक हो सकता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब आप सभी को पता है एम्स के अंदर में पूरा सर्वर क्या हुआ था, ब्लॉक हो गया पूरा सर्वर, और ये कहा गया जब तक आप हमें पैसा नहीं दोगे तब तक हम उसको क्या करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तब तक हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। तो अभी क्या है, अभी तक हम देखते थे कि पैसा कुछ सेक्टर से ही कमाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब ये साइबर सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि और डायमेंशंस में क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे आपके क्या में हियरिंग, कान में लगाने, ग्लूकोमीटर हो गया, ऑक्सीमीटर हो गया, पेस मेकर हो गया, वो एक, तो ये डाटा के थ्रू ही तो सारी की सारी चीजें होती हैं। डाटा सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट इस समय पर। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है, हम लोग बात करने वाले हैं फेंटेनिल के बारे में, और एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली सवाल बन सकता है, क्योंकि पहले इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अभी मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। हुआ क्या है कि अमेरिका के अंदर में एक चाइना ड्रग है, ठीक है, चाइनीज ड्रग आप कह सकते हो, जो कि आज के समय पर बहुत ज्यादा इलीगल तरीके से फैल चुकी है, और उस ड्रग का जो एडिक्शन है लोगों में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, यानी कि उस ड्रग की जो लत है वो काफी बुरी तरह से लोगों को लग चुकी है। अब इतनी बुरी तरह से लग चुकी है कि अगर आप लोग गूगल पर जाकर आज केवल फेंटेनिल को लिखते हो, केवल फेंटेनिल टाइप करते हो, और फ्रंट पेज पर जो आपके सामने पेज निकल कर आएगा ना, वहां पे फेंटेनिल के बारे में इंफॉर्मेशन तो दी गई है कि बिल्कुल यहाँ पर एक हाईली एडिक्टिव ड्रग है ये। तो दूसरे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि 2018 से ही जो ये फेंटेनिल है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यूएसए के अंदर में ये
ओवर यूज होने की वजह से लोगों की मृत्यु का कारण बन चुका है। बहुत सारे लोग यूएस के अंदर में है जो कि इस ड्रग का ओवर यूज कर चुके हैं, ओवरडोज हो चुके हैं। और बोला ये भी क्या है, बिल्कुल फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिलेगा कि 2021 के अंदर में लगभग इस ओवरडोज की वजह से यूएस में 70,000 से लेकर 75,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये 2021 का डेटा है। फिर लगभग पिछले एक साल मैंने कि 2022 के अंदर में 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस फैंटेनिल के ओवरडोज की वजह से। और आज भी जो करंट डेटा है वो ये है कि 2023 के अंदर में हर रोज लगभग 150 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। तो ये अपने आप में जो डेटा है ऑब्वियसली बात है थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया है। सवाल यह है कि ये इतना खतरनाक ड्रग है। हाँ बिल्कुल इतना खतरनाक ड्रग है, खासकर एडिक्टिव है। यानी कि इंसान को एक बार कह सकते हो कि अगर ये यूज करने की आदत पड़ जाती है ना तो उसको बुरी तरह से यहाँ पर लत लग जाती है। वही कंडीशन देखने को मिली है। अब आप सोचोगे ऐसा टॉपिक आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आर्टिकल पढ़ा था। कल जो है कह सकते हो कि पूरे दुनिया भर में इस टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही थी। पहले तो एक खबर निकल कर आती है एक रैपर के बारे में, कूलियो। कूलियो का नाम आपने सुना होगा, यूएसए के ही रैपर है। अभी आप देख पाओगे द हिंदू की खबर है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर इसको कह सकते हो पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर ना ये जो कहते हैं अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हुआ क्या है, देखो चाइना और पाकिस्तान दोनों का ही जो खतरा है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में जो हमारा हाउस पैनल है उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को दिया है। देखो जो हमारी इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी के पास में करंट समय में लगभग 130 के आसपास जहाज है, ऐसा आर्टिकल में बोला गया। 130 जहाज है, सबमरीन है। जबकि हमारा टारगेट है कि आने वाले समय पर हमारे पास में 200 के आसपास जो शिप है वो हो, हमारी नेवी के पास में 200 के आसपास जहाज हो। फिर उसके बाद में बोला ये भी गया इस आर्टिकल में कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी हैं, इन्होंने क्या किया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो सबमिट की गई है ना, ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके रेफरेंस में यहाँ पर बोला है कि भारत के पास में अभी 130 जहाज हैं। हमें खतरा बना हुआ है चाइना और पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि चाइनीज नेवी को आप देखोगे तो चाइनीज नेवी के पास में लगभग 355 यानी 355 के आसपास शिप्स हैं। इतने जहाज आपको चाइना के पास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कमेटी है इसने थोड़ी चिंता जताई है कि देखो हमारे पास में जो पॉसिबल थ्रेट है, जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना या पाकिस्तान की साइड से। तो आप कहोगे चलो ठीक है चाइना की बात हो गई, 355 उनके पास में, लेकिन पाकिस्तान की साइड से कैसा खतरा है? तो पाकिस्तान की नेवी भी धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, बढ़ती जा रही है। कहोगे कैसे? उसके पीछे का रीजन है चाइना। चाइना ही यहाँ पर पाकिस्तान की नेवी को बढ़ाने के पीछे का एक सबसे बड़ा कह सकते हो कंट्री है और उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि जो हमारे पास में अभी 130 और 31 के आसपास जहाज है ना, इसको जल्द से जल्द हमें भी बढ़ाना होगा। हमारा जो प्लान है, हमारा प्लान यही है कि हमारी नेवी के पास में जल्द से जल्द 200 के आसपास जहाज हो। ठीक है, और अभी हम जल्दी पहले 155 160 तक पहुंचेंगे, फिर जल्दी 200 तक हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या केवल हम ही ग्रो कर रहे होंगे? तो ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ चाइना की लेकर काफी सारी रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि जो चाइना है ना, इनका जो जहाज का स्ट्रेंथ है ये 355 जो आज के समय पर है, ये बढ़कर लगभग कुछ सालों के अंदर में 555 के आसपास होने वाला है, 555 के आसपास होने वाला है चाइनीज नेवी की स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद मेंशन किया गया, देखो भारत की नेवी के पास में ना अभी 143 एयरक्राफ्ट, 130 हेलीकॉप्टर, 43 शिप्स और सबमरीन, ये वो नंबर है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वो चीज है जिसके ऊपर अभी मतलब काम चल रहा है, इनको बनाया जा रहा है और जल्दी यहाँ पर इसको अपनी नेवी में ऐड करेंगे, जल्दी हम इसको अपनी नेवी में लेकर आएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। बाकी यहाँ पर एक नेवी के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि देखो चाइना पिछले कुछ समय में, लगभग ज्यादा समय नहीं हुआ है, पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर में लमसम पिछले 10 साल के अंदर में कह सकते हो कि इन्होंने अपनी जो जहाज की कैपेसिटी वो काफी बढ़ा दी है। पिछले 10 सालों में इनका जहाज की कैपेसिटी 250 से 355 पहुंच चुकी है। तो बहुत तेजी से यहाँ पर चाइना ग्रो किया है और कहीं ना कहीं चाइना दुनिया में कह सकते हो एक लार्जेस्ट नेवी वाला देश बन चुका है। यानी कि आज के समय पर अगर आपसे क्वेश्चन बने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी किसकी है, तो यहाँ पर चाइना की है। इस प्रकार से यहाँ पर ये मेंशन किया गया आर्टिकल के अंदर में। फिर ये बोला जा रहा है कि आप पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान ने भी एक्सपेंड किया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला है। इनकी नेवी भी बहुत तेजी से ग्रो करी है, बहुत सारे जहाज इनकी नेवी के पास में ऐड हुए हैं, लेकिन उसके पीछे का एक लौता रीजन है चाइना। चाइना ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है पाकिस्तान की नेवी को एक्सपैंड करने में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट बेसिकली चाइना को मिल जाएगा जब जब चाइना को सपोर्ट चाहिए होगा। तो वो चीज यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाई गई। आई होप गाइस आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी मिल चुकी होगी। ज्यादा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट खाली मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इतनी थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा काम का आर्टिकल होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक कर सकोगे। ये पिछले साल चर्चा में था थाईलैंड की वजह से, और इस साल यहाँ पर चर्चा में आ चुका है हिमाचल प्रदेश की वजह से। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने यहाँ पर कल एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट देते हुए बोला यह है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कहीं ना कहीं कैनबिस के कल्टीवेशन को लीगलाइज करेगा। कैनबिस क्या होता है? कैनबिस होता है भांग, जो भांग का पौधा आपने देखा होगा है ना, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स में, खासकर होली में आपने देखा होगा जो ये ड्रिंक्स वगैरह वही बनाई जाती हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि जो कैनबिस है, ठीक है, ये खासकर आप लोग भांग की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ये नशीला माना जाता है। यानी कि एक इंसान अगर इसको कंज्यूम कर लेता है वो थोड़े समय तक नशे में रहता है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। तो कैनबिस को उगाना बहुत सारी जगह पर उगाया जाता है, उसको लीगल माना जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पर कह सकते हो चीफ मिनिस्टर ने बोली है। यानी कानूनी तौर पर यहाँ पर उसको उगाया जाएगा, उसको कल्टीवेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैनबिस कल्टीवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि
चीफ मिनिस्टर ने ये बात बोली है तो कुछ सोच समझने के बाद में यहाँ पर बोली है। क्यों बोली है? क्योंकि यहाँ पर इस कैनबिस को ग्रो करके हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारा जो पैसा है वो जनरेट होगा, वहाँ का रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और पैसा जनरेट होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो कैनबिस है ना, इसके प्लांट्स बहुत मददगार साबित होते हैं मरीजों के लिए। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, दवाइयों की तरह यहाँ पर एक काम करते हैं। ठीक है, और केवल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही नहीं, इसके साथ साथ इन पौधों का यूज किया जा सकता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है। तो इसके अपने आप में बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसी वजह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू है वो काफी ग्रो कर जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है। बट एक चीज और है, एक बात की चिंता भी लगी हुई है। चिंता की बात यह है कि इसका जैसे हम यहाँ पर जो कल्टीवेशन है इसको लीगलाइज कर दें, कानूनी तौर पर इसको उगाया जाए, तो इससे ये ना हो कि इसका यूज बढ़ जाए। इसका यूज बढ़ने का मतलब यहाँ पर नॉर्मल पीपल में अगर इसका यूज बढ़ जाए, नॉर्मली लोग इसको कंज्यूम करें, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक ड्रग यूज की तरह इसको देखा जा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग पूरी तरह से यहाँ पर एडिक्ट हो चुके हैं, इससे लत में लग चुके हैं इसके, है ना। तो वो चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात बन सकती है। लेकिन ओवरऑल जब आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के आसपास के राज्य जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड पहला राज्य बना था हमारे देश में जिसने लीगलाइज कर दिया था कैनबिस कल्टीवेशन को। 2017 में उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने कानूनी तौर पर कैनबिस को उगाना स्टार्ट किया। और उसके बाद में देखो ये जो कल्टीवेशन किया जाता है, ऐसा नहीं है अंधाधुंध कल्टीवेशन हो रहा है, कंट्रोल्ड वे में कल्टीवेशन किया जाता है। थोड़ा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जाती हैं, और उस प्रकार का कल्टीवेशन अभी गुजरात में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर इस प्रकार का जो कंट्रोल कल्टीवेशन है कैनबिस का, ये कई सारे और देशों में भी हो रहा है। इवन उरुग्वे हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, यहाँ पर भी कल्टीवेशन, यहाँ पर भी इसको उगाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में, जैसा मैंने आपको बताया। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कैनबिस के बारे में कि इसको हम लोग इंडिया में कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, इंडिया में यहाँ पर इसके ऊपर कैसे कोई नियम वगैरह रखे गए हैं। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कैनबिस एक्जैक्टली क्या है। अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो कैनबिस एक जेनेरिक टर्म है। ठीक है, एक टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में WHO बोलता है कि ये जेनेरिक ये जो कैनबिस है ना, ये सबसे ज्यादा उगाई जा रही है आजकल दुनिया भर में, और इसकी तस्करी भी बहुत ज्यादा होती है, और इसका कहीं ना कहीं लोगों को जो ड्रग एडिक्शन है वो भी काफी बार हो जाता है। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि कैनबिस के अंदर में जो मेजरली साइकोएक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है क्या, मतलब क्या मेन चीज है इस कैनबिस के अंदर में। तो जो मेन चीज है वो है डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल। ठीक है, क्या है डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल, ये एक मेन चीज आपको इस कैनबिस में देखने को मिलती है, जिसकी मदद से कैनाबिनॉल जो ऑयल है वो भी यहाँ पर बनाया जाता है। उन ऑयल का जो यूज है वो काफी सारी जगह में किया जाता है, याद होगा। अब बात करते हैं रेगुलेशन की, भारत में यहाँ पर कैनबिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखो कैनबिस को रेगुलेट किया जाता है हमारे राज्य सरकारों के जो डिपार्टमेंट्स है, खासकर उनके जो एक्साइज डिपार्टमेंट्स है उनके थ्रू। और पहले ना क्या होता था, 1985 तक तो कानूनी तौर पर ये पूरी तरह से खुल्लम बिकता था ये कैनबिस, लेकिन 1985 तक ये काम हो पाया क्योंकि 1985 में एक नई बॉडी का गठन हो जाता है, नई पूरे कानून वगैरह बन जाता है जिसका नाम था नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसका मेन काम क्या होता है, जो ड्रग्स कंजम्पशन है उसको देश में हम कम से कम कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार का कानून 1985 में लेकर आया गया, और उस कानून के आते यहाँ पर क्या हुआ, जो कैनबिस का प्रोडक्शन है, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं पनिशेबल ऑफेंस कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर कैनबिस को लेकर ये काम करता है, ये एक्टिविटीज अपनाता है, तो ये कहीं ना कहीं अपराध माना जाएगा। 1985 में इस प्रकार का कानून आ चुका था। हालांकि यहाँ पर इस एक्ट को कई बार अमेंड किया गया। जो नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है ये लगभग कह सकते हो 3 बार अमेंड किया गया, 1988 में, फिर उसके बाद में 2001 में, और हाल ही में 2014 में भी इसके अंदर में भी कुछ बदलाव करे गए हैं। तो कई बार इसके अंदर बदलाव देखने को मिले हैं। बाकी यहाँ पर कैनबिस को लेकर इनका एक कह सकते हो सीबीडी ऑयल भी बनाया जाता है। तो सीबीडी जो ऑयल बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कह सकते हो उसको कंट्रोल कर रखा है। जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, इस एक्ट के अंदर में यहाँ पर ये जो पूरी बॉडी है ये लाइसेंस देती है, उस लाइसेंस के अंडर में यहाँ पर सीबीडी ऑयल को बनाया जा सकता है। सीबीडी ऑयल को हम लीगली यूज भी कर सकते हैं और लीगली बेचा भी जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आज के समय पर इस सीबीडी ऑयल को बेच रही हैं, जो कि कैनबिस से बनाई जाती हैं। सिमिलरली जैसे भांग है, गांजा है, चरस है, आप ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे, ये सब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर में कवर करे गए हैं। ठीक है ना, तो इस एक्ट में यहाँ पर कवर करे गए हैं। अगर इनका यूज करना है आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी के अंदर में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन रूल्स के अंदर बता रखा है कि कैसे कैसे आप यहाँ पर इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी में इसका यूज करना है तो उसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, भांग, गांजा और चरस के लिए। क्योंकि इनके ना ये जो चीजें जैसे भांग जो है ना, इसकी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि एक पेशेंट्स को ठीक कर सकती हैं। जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में फैंटेनिल के बारे में समझाया था ना, फैंटेनिल अगर फैंटेनिल डॉक्टर के हाथ में लग जाए तो उसके लिए यहाँ पर कारगर साबित है, डॉक्टर यहाँ पर उसका एक प्रॉपर यूज कर सकता है उस दवाई का। लेकिन अगर यहाँ पर आम इंसान के हाथ में लग जाए और आम इंसान यहाँ पर उसका बार बार यूज करने लगे तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एडिक्शन बन सकता है, उसके लिए यहाँ पर एक लत बन सकती है। ठीक है, तो हर चीज यहाँ पर कंट्रोल वे में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कह सकते हो ये चीजें ना बहुत ज्यादा जो यूथ है उसको यहाँ पे बर्बाद करना स्टार्ट कर देती हैं, अगर यहाँ पर ड्रग वगैरह का जो एडिक्शन है किसी को हो जाता है तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल में, बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्स से रिलेट कर पाओगे। क्या बोला जा रहा है कि जो कॉमन मेडिकल डिवाइस होते हैं, मेडिकल डिवाइस समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर एक बहुत पॉपुलर चीज थी कोविड के समय में, याद होगा। ऑक्सीमीटर के साथ साथ यहाँ पर हियरिंग एड्स हो गए, यानी कि सुनने के लिए यहाँ पर जो आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हो, है ना, उसमें बैटरी वगैरह होती है।
तो काफ़ी लोग यहाँ पर जिनको सुनाई नहीं देता है वो अच्छे से यहाँ पर इन मशीन का यूज़ करते हैं। ग्लूकोमीटर हो गया, ऐसे और बहुत सारी मशीन्स होती हैं। तो वो मेडिकल डिवाइस है जो कि लोगों को मेडिकली सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही हैं। तो बोला यह जा रहा है कि उन मेडिकल डिवाइस के अंदर में भी मालवेयर अटैक का जो रिस्क है वो बना हुआ है। मालवेयर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि साइबर अटैक कर सकता है। साइबर अटैक आप समझ रहे हो, यानी कि एक इंसान का जो सारा का सारा डेटा है वो निकाला जा सकता है। तो उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है कि जो कॉमन मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे कि ऑक्सीमीटर, हियरिंग एड्स, ग्लूकोमीटर्स और साथ ही साथ में पेस मेकर्स, इसका अगर एक इंसान को बेचा जाए ना, तो बेचने के साथ साथ यहाँ पर उन डिवाइस को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक जासूसी वाले कह सकते हो डिवाइस में बदल सकते हैं। एक इंसान की पूरी तरह से जासूसी की जा सकती है इन डिवाइस की मदद से। ये जो डिवाइस है क्या कर सकते हैं, ये आपका मेडिकल डेटा लीक कर सकते हैं। आपका जो मेडिकल डेटा वो लीक कर दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर साइबर अटैक के थ्रू निकाली जा सकती है। और ऐसा रिसेंटली हुआ था एम्स के अंदर में, आपको पता होगा है ना। एम्स के अंदर में जो डेटा है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, उन मेडिकल रिकॉर्ड्स को सबको इकट्ठा कर लिया गया था। और कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा रैंसमवेयर अटैक था, नहीं वही साइबर अटैक आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अटैक हैं वो थोड़े बहुत कंसर्न हैं, यानी कि एक सबसे बड़ा चिंता वाली बात आपको देखने को मिलेगी। तो मेडिकल जो डिवाइस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग को एक नज़र जो है वो रखनी होगी। बाकी यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि उनकी एक वार्निंग है खासकर कि ये जो हेल्थ केयर जो डिवाइसेस हैं, ये जो मशीन है, यही नहीं खतरे में है। इसके अलावा बहुत सारे जो पर्सनल यूज मेडिकल टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर एज मेडिकल डिवाइस हो गया, उसके बाद में सॉफ्टवेयर इन मेडिकल डिवाइस, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं कह सकते हो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, मोबाइल फोन से कनेक्ट होती हैं, सर्वर से कनेक्ट होती हैं। तो वहाँ से भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। तो इनको अगर साइबर प्रोटेक्शन सही से ना मिले, ठीक है, ये जो डिवाइस हैं इनके ऊपर अगर हम लोग साइबर प्रोटेक्शन के ऊपर ना ध्यान दें कि एक व्यक्ति का डेटा ना निकल सके, इस प्रकार की चीज़ों पे ना ध्यान दिया जाए, तो ये डिवाइस कहीं ना कहीं एक जासूसी वाले डिवाइस में कन्वर्ट हो सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का जो डेटा है वो लीक किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के डेटा को ब्रीच किया जा सकता है। ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया जाता है कि ऐसा क्यों है कि बिश्नोई विलेज जोधपुर के अंदर वो वहां के जो लोकल लोग हैं उस गांव के इतने ज्यादा प्लांट के प्रति और एनिमल के प्रति जो है वो क्यों प्यार करते हैं, क्यों इतना अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्ट करते हैं। वहां का कल्चर जो है वो एनिमल को लेकर, प्लांट को लेकर इतना कंजर्वेटिव क्यों है। उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो रैनी नाम का गांव है जहां पे चिपको मूवमेंट हुआ था, वहीं पर ऐसा क्यों हुआ, वहीं के गांव के लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं, है ना। इसी प्रकार से मोडेरा करके एक गाँव है गुजरात के अंदर, पूरे गाँव के अंदर सोलर लगा रखे, वहीं पर ही क्यों लगा रखे, गांव के लोग इतने अवेयर कैसे हैं। तो क्या होता है कि इंडिया के अंदर जितने अलग अलग गांव है ना, अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कस्टम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज के प्रति जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे पूरा गांव संस्कृत बोलता है। सोचिए, हमें संस्कृत पढ़े हुए कितना जमाना हो गया, वो पूरा गांव संस्कृत में बात कर रहा है। तो हमारे देश की बहुत ही यूनिकनेस है, बहुत ही है ना। एक गांव ऐसा भी है मध्य प्रदेश में जहाँ पे हर घर में ट्विंस है यार ये कैसे हो सकता है, हर गांव, हर घर के अंदर जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत ही अजीब बात है। तो ये इंडिया है अपना। तो अभी क्या किया है, हमारी जो यूनिक कल्चर हेरिटेज जो हमारे देश में इस तरीके से रूरल इंडिया में देखने को मिलती है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको डॉक्यूमेंट करने का दोस्तों काम है, जो कि सरकार कर रही है। ओके, और ऐसा 1 लाख गांव के अंदर है जो कि कर रही है। इसको प्रॉपर मैपिंग की जाएगी, इसको 7 से 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना, कि वो इकोलॉजिकली वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशली इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल या प्रोडक्ट के प्रति है, कनेक्टेड है, हिस्टोरिकली उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के अंदर इंपॉर्टेंस है, या फिर कोई ऐसे एपिक चीजें जो के अंदर देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें वहां पे कल्चर सिमिलर देखने को मिलता है क्या। इससे अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। 1 लाख गांव के ऊपर जो है वो क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से मैपिंग करी जाएगी, वहां के लोगों से बात किया जाएगा, वहां पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, वहां की किताबें देखी जाएगी, हिस्ट्री देखी जाएगी, हर चीज को हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। और ये किस कौन से मिशन के अंडर में कर रहे हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज, ये इस योजना का नाम है। नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग के अंडर में दोस्तों इसको करवाया जा रहा है। ठीक है गाइस, सुकेटी का नाम का एक गांव है हिमाचल प्रदेश में, एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क है यहाँ पे। वैसे एक और है पंद्रेथन करके कश्मीर में, है ना। वैसे ही और भी बहुत सारे विलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर जो कि अलग अलग कल्चर हेरिटेज है जो कि देखते हैं। तो यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, यहाँ पे पूरी चीजें शेयर करी जाएगी गांव के साथ में, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और इन सबको जो है कस्टम चीजों को जो है कोलैब करके पोर्टल पे जो है वो डाला जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 11। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अभी वापस से यूक्रेन रशिया के साथ में एक और लड़ाई है जो कि हो रही है वेस्ट एशिया के अंदर, जो कि इजराइल और लेबनान को लेकर हो रही है। देखो 34 दिन की लड़ाई जो है ना, 2006 के अंदर भी लेबनान और इजराइल के बीच में हुई थी। ओके, जब ईरान के कई सारे मिलिटेंट ग्रुप था उनके साथ मिलकर लेबनान ने इजराइल पर अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। जितने भी आसपास इजराइल के कंट्रीज है सारे उसके दुश्मन है, सुपर दुश्मन है, बहुत बार उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो करने नहीं देता है। ओके, इसी तरीके से रिसेंटली क्या हुआ, पहले तो इजराइल के ऊपर जो है वो बॉम्बिंग करी गई वेस्ट एशिया से लेबनान के द्वारा। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये वाली मस्जिद। ओके, यहाँ पे क्या है कि जेरूसलम के अंदर आपको मालूम है, पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं। 1917 के अंदर ये पैलेस्टीन हुआ करता था,
और इजरायली जुइश लोग जर्मनी में हुआ करते थे। जर्मनी के अंदर दोस्तों मैसेकर हुआ जुइश लोगों का। उसके बाद में वो लोग जो है वहां से पलायन करके इजराइल की धरती पे आए, क्योंकि उनका मानना था कि इजराइल वाला ये वाला जो एरिया है ना, यही उनका हिस्टोरिकल एरिया है। जब 1917 में आए तो उनकी पॉपुलेशन ना के बराबर थी। धीरे धीरे करते करते आप देखिए 48, 67, 95, 2020 तक जो है ये इजराइल बन चुका है पूरा। और ये जो ग्रीन में आपको थोड़ा सा एरिया देखने को मिल रहा है, ये पैलेस्टीन है जो कि रह चुका है। ओके, ठीक है। अभी दो ही जगह पे, तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक इसी वाले एरिया के अंदर जो कि आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था 1995 के अंदर, जिसके अंदर वेस्ट बैंक को डिवाइड किया गया था ए बी सी के अंदर। ए वाला एरिया जो था वो पैलेस्टीन का था, बी वाला जॉइंट था, और जो सी वाला था वो इजराइल के कंट्रोल था। तो एबीसी के अंदर इसको डिवाइड किया गया, ठीक है गाइस। और ट्रंप ने तो अलाउ भी कर दिया था कि वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लो। 15% एरिया जो कि पैलेस्टीन के पास में रह चुका है। यहाँ पे 7.5 लाख पैलेस्टीन को जो है यहाँ से एक्सपेल है, जो कि कर दिया गया था। और इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब इसी वाले एरिया में पैलेस्टीन और इजराइल का जो म्यूचुअल एरिया है ना, वहां पे दोस्तों ये अल मॉस्क है ना, अल क्यूबली मॉस्क है जिसको कहते हैं। तो यहाँ का एक एरिया पैलेस्टीन का पास है और एक एरिया जो है वो इजराइल के पास है। इस मॉस्क के अंदर कई बार जो है वो अनरेस्ट होता है, कई बार प्रोटेस्ट होता है, पत्थरबाजी होती है, यहाँ के मिलिट्री फोर्स यूज करते हैं। उसके बाद में जो है काफी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब ये होता है, उसके बाद आसपास की कंट्री है जो कि इजराइल के ऊपर बॉम्ब गिराने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वेस्ट बैंक है, ये कैपिटल है जेरूसलम इजराइल की, ये गाजा स्ट्रिप है ना, ये गाजा और ये वेस्ट बैंक, ये आज के टाइम पे पैलेस्टीन के पास है। गोलन हाइट जो है ये भी ट्रंप के नाम पे रखा गया था, आपको मालूम है यहाँ पे, और ये भी इजराइल के पास में आज के टाइम पे। ये लेबनान है पड़ोस में, यहाँ से आजकल अटैक हो रहा है। सीरिया जो है वो हाथ जोड़ चुका है। सीरिया जो है अपने सिर्फ टेररिस्ट भेजता है, बाकी और कुछ नहीं करता। जॉर्डन भी हाथ जोड़ चुका है। इजिप्ट भी दोस्तों हाथ है जो कि जोड़ चुका है, ठीक है। ये सब कंट्री जो है वो 6 डे वॉर के अंदर एक बार आए थे, लेकिन सब हार के चले गए। उसके बाद में इन्होंने जद्दोजहद करना बंद कर दिया। अब सिर्फ पैलेस्टीन और लेबनान ये दो ही है जो कि अभी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं। 6 दिन की वॉर लेबनान ने भी लड़ी थी, लेकिन उसके बाद में भी जो है लेबनान को अभी तक समझ नहीं आई है ना। तो इजराइल ने जो है सारे देशों की जो जमीन है ना, जिन जिन ने लड़ाई करी थी, सबका जो है वो कैप्चर कर लिया था एरिया। ओके, तो आप देखोगे तो आज इजराइल कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 2 लोगों की वेस्ट बैंक के अंदर डेथ हो गई आफ्टर इजराइल ने पहले तो बॉम्ब किया लेबनान को, गाजा स्ट्रिप को, और इसके बदले में लेबनान ने भी दोस्तों अपनी मिसाइल अटैक किया, जिसकी वजह से इजराइल के 2 लोग हैं, 2 सिस्टर्स थी जिनकी डेथ हो गई। तो आप ये देख सकते हो, है ना। और कुछ एक महिला थी, वो भी जो है अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, काफी सीरियसली इंजर है, जो कि देखने को मिली है। ओके, तो इजरायली आर्मी जो है अभी लेबनान से भी यहाँ पे रिसेंटली जो है वो फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो गई है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर लेबनान और इजराइल के बीच में कितना ज्यादा अनरेस्ट है जो कि देखने को मिलता है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है दोनों के बीच में काफी टसल हो रही है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। फ्रंट पेज पे तो कुछ खास ऐसा नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले न्यूज। पठान के बाद आप सभी को मालूम ही है एसआर के जो है वो टॉप पे 1000 करोड़ की मूवी है जो कि जा चुकी है। मूवी मैंने देखी, सीरियसली बता रहा हूँ, 1000 करोड़ तो की मूवी तो नहीं है लेकिन माहौल जो है वो बहुत ही खतरनाक, कंट्रोवर्सी खतरनाक, उसकी वजह से लोगों ने जो है काफी मूवी देखी, ग्लोबली भी काफी चली। ऐसा कि वो 4 साल बाद में मूवी में आए अच्छी, तो इसलिए काफी प्यार है जो कि क्या गया। और अलग ही हो रहा है, अलग ही मेहनती पर्सन, अलग ही हो रहा है शाहरुख खान का। मूवी चले ना चले, ही विल ऑलवेज बी ए सुपरस्टार। तो अभी क्या हुआ कि टाइम्स 100 का एनुअल पोल लिस्ट है जो की होती है, जिसके अंदर पोल करते हैं लोग। तो उसके अंदर टॉप 100 के अंदर जो नंबर 1 सबसे ज्यादा जो पोल किए गए, वो मैसी, हैरी, मेगन, सबको पीछे छोड़ के शाहरुख खान जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। ओके, और 4% टोटल 1.2 मिलियन वोट्स में से जो है वो शाहरुख खान को मिले हैं, और इस वजह से ये नंबर 1 के ऊपर है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो ईरानियन वुमेन जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी वहां पे, है ना, उनको जो है सेकंड नंबर पे वोट है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, आगे बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों 23 राज्यों में टेस्टिंग वापस से बढ़ाई जा रही है। डेली केसेस जो है वो 6000 तक पहुंच चुके हैं। पिछले दोस्तों 3 दिनों में हाईएस्ट केस है जो कि 6000 देखने को मिले हैं। 13 लोगों की डेथ भी कोविड की वजह से हो गई है। तो वापस कोविड नहीं चाहिए यार, वापस नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि है महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र ने 1% का कोटा है जो कि अनाउंस किया है ऑर्फन के लिए। जो बच्चे ऑर्फन है, जो अपने परिवार के साथ में रहते हैं, फिर गवर्नमेंट के प्राइवेट के इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में 1% का कोटा है जो कि महाराष्ट्र के द्वारा अनाउंस किया गया है। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि कोविड में बहुत बच्चों ने अपने दोनों पेरेंट्स है जो कि खो दिए थे, तो उन्हीं को लेकर महाराष्ट्र के द्वारा इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया। इसके